A very cheerful good morning to all of you. Today, I, a responsible citizen of India, want to put some internal thoughts in front of you. गुड मॉर्निंग, नमस्कार इंडिया। आपके लिए या 137 करोड़ देशवासियों के लिए आज कुछ मन की बात मेरे अंदर भी है जो मैं कहना चाहता हूं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैशटैग ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस इंडिया। जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन पहले एक जो स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि बच्चे की जो लाइफ है उसको प्रायोरिटी दी गई है। एक्सेप्टेबल, फ्रेंकली या 100% दिस थिंग इज टोटली एक्सेप्टेबल कि बच्चे की लाइफ की प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा अगर हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा बैक जाऊं कुछ ईयर्स पहले, तो 2014 में मेरी भी एज मुश्किल से 21 साल या 19 साल हो रही थी। तो मुझे भी पहले से, क्योंकि संघ के स्कूलों में, आरएसएस के स्कूल्स में सारी इसी चीजों में पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि हाँ, इन 2014 वी हैव टू गिव या आई हैव टू गिव माई बोर्ड टू बीजेपी। आई चूज दैट टाइम बीजेपी। अगेन इन 2019 फिर से एक बार मौका आया कि हाँ, कि 5 साल इस देश में जितनी भी चीजें हैं उसको बदलने के लिए या आउटर सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी देख के, पॉलिसीज देख के फिर से बनाया कि हाँ, एक बार और बोर्ड बीजेपी के हो या नरेंद्र मोदी साहब को ही बनता है। बट दिस टाइम अगर कुछ थॉट्स की मैं बात करूं, कभी हमने एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अब पॉइंट आया है एजुकेशन सिस्टम पे, बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे पॉइंट दबे हुए थे अपने से रिलेटेड, फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स थे। हमेशा अपने आप को दबा के रखा और आज भी दबा के ही रख रहे हैं। बट आज एक मन की बात, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ऐसे ही मेरे मन में भी आया कि मैं भी कुछ अपने मन की बात एज ए राइट अपना, कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक रखने का मेरा भी मन है। तो मेरे मन की बात ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे एंसेस्टर या जो हमारे पूर्वजों ने बना दिया, क्या बनाया था, क्या क्या बताया गया था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला जी के ये शब्द थे। ऐसे हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क शायद लगता नजर आ रहा है। या हमने ये भी पढ़ा था कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीटर। और आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, इन माई परसेप्शन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिर से, मेरा क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। आई एक्सेप्ट दैट कि लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, बट मेरे कंडीशन में क्वेश्चन ये आता है, इज लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन टाइम? क्या लाइफ टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल होती है, या मनी प्लस टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू लाइफ, या ग्रेटर देन लाइफ? एक्सेप्टेबल की लाइफ की इंपॉर्टेंस मान लिया आज के टाइम में कि आया, आज के इरा में टाइम से और मनी से ज्यादा हो गई, पेंडेमिक को देख के हो गई, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बट क्या ये नहीं हमने सुना कभी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते? क्या हम करा नहीं रहे हैं लोगों को इंतजार, स्पेशली बच्चों को? अब मैं पहला, मेरा पॉइंट है फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से मान लिया कि बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों का इवेल्युएशन जैसे हुआ, 10th का जैसे हुआ, कोई और ऑप्शन नहीं थे। क्या ये वैलिड ऑप्शन था इवेल्युएशन का? क्या ये सही इवेल्युएशन है? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर ये सही इवेल्युएशन है, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हाट अबाउट बच्चों का करियर? एनडीए जो 16.5 से बच्चा 19 ईयर्स तक दे सकता था, उसका क्या? बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम का क्या, कैसे होगा? बच्चा कैसे अपना टेक पार्ट करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? कैसे नीट, कैसे सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं, किस तरीके से, जैसे ड्यू में एडमिशन लेने जाएगा बच्चा, किस बेसिस पे लेके जाएगा? सपोज कीजिए एक बच्चा अगर अपने पोटेंशियल से 95, 99, 95% नंबर ले आता, बट अगर उसका इमेज स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए नहीं है, टीचर्स के हिसाब से, या वो स्कूल में रेगुलर अटेंड नहीं कर पाया,
तो जो इवेल्यूशन 10th क्लास में हुआ एक सेगमेंट का कि 95 से 100 के बीच में कुछ लोगों को नंबर दिए जा सकते हैं, 90 से 95 के बीच में दिए जा सकते हैं, क्या वहां किसी एक दो बच्चे या किसी का अगर टोटल देखा जाए लॉस नहीं होगा? क्या गवर्नमेंट जो ये 2000 अगर देखा जाए दिसंबर 2019 से या टिल आज की डेट तक जो भी ये सिनेरियो पेंडेमिक का चल रहा है, इसमें जो भी रेपरकशन देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जितने भी लेस देन 40 इयर्स के लोग हैं या ज्यादातर जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं 42 इयर्स तक ले ली जाती हैं, क्या गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करेगी? क्या ये मानेगी कि भाई इस पीरियड में एनडीए देने के लिए बच्चे के लिए 16.5 to 19 इयर्स हुआ करता था, क्या वो 21 तक एक्सटेंड करेगी इसको कि पेंडेमिक था, नहीं पढ़ पाया, नहीं दे पाया, नहीं जा पाया? फ्यूचर क्या है उन बच्चों का जो आज पेपर नहीं देंगे, जो इवैल्यूएशन नहीं देंगे? फिर वो वाली बात कहां रह गई कि 12th क्लास बहुत बेस होता है, सारा फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट होता है? कहां गया टीचर का वो पोटेंशियल जो बेचारे मोबाइल को या कैमरा को फेस नहीं कर पाते थे, ऑनलाइन का ABCD भी नहीं जानते थे, बट पूरे साल 1.5-2 साल से अपना बेस्ट उन लोगों ने दिया है। मैंने खुद अपने आप को या दूसरों को, इवन मैं तो चलो ठीक है यंग है, बहुत जल्दी सीख चुका था, बट मैंने 60 इयर्स के लोगों को पढ़ाते हुए देखा है। क्या उन टीचर्स के स्वाभिमान का, कि मैं खुद अपना एग्जांपल बताता हूं, जब आपने 10th क्लास का 3 बजे से 2:30 बजे डिसीजन आया था कि आपके बाद 10th क्लास के बोर्ड नहीं होंगे, मैं उस टाइम भी बच्चे के लिए सैंपल पेपर प्रिंट आउट दे रहा था। उस समय भी मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, शायद आप तक ना पहुंची, और आज ये वाली भी वीडियो शायद आप तक ना पहुंचाएं, क्योंकि एक कहावत होती है हिंदी में, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। अभी तो बहुत अच्छे से लग रहा है पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को कि बहुत अच्छे से बहुत अच्छे फ्री में मिल जाएंगे नंबर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिना पेपर दिए बिना पोटेंशियल के। बट जब नौकरी लेने जाएंगे ना, ये हैशटैग SSC रेलवे में, इनके बारे में भी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी खुद की बात बताता हूं कि अगर यूपी में कोई फॉर्म आते हैं ना तो पंचवर्षीय योजना के हिसाब से आता है। टीजीटी के लिए फॉर्म 2016 में आए थे, 19 में पेपर हुआ, 20 में इंटरव्यू हुआ, रिटर्न का, ये सब कुछ 5 वर्षीय में चलता है। मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिजर्वेशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से भी कोई चीज किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, इस डिसीजन के रेपरकशन क्या होंगे? अब ये अगर एट द टाइम ऑफ 21, 22, 23 जब नौकरी मांगने जाएंगे तो उस समय जब धरना देंगे तो फिर उस समय तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आज आपने इनकी लाइफ को वैल्यूएबल दी तो उस समय इन पे लठ नहीं फिरने चाहिए। क्यों फिरते हैं फिर लठ? क्यों फिर इन पे डंडे, आंसू, गोले या कुछ ये डाले जाते हैं जब ये लोग अपनी नौकरी के लिए धरना देते हैं? तो ये मेरा सवाल सबसे पहले उनके लिए। दूसरा, टीचर्स के लिए। टीचिंग प्रोफेशन आज से पहले मैंने माना था कि हाँ लर्निंग होनी चाहिए, या लर्निंग के लिए लोग टीचिंग प्रोफेशन करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए, थोड़ा ग्राउंड पे आए, कुछ संस्थाएं बहुत अच्छे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, वो मात्र 10% है। जिन स्कूल की इमेजेज है, जिन स्कूल की स्ट्रेंथ 400 से कम थी, 500 से कम थी, वो बंद होने के कगार पे या इवन बंद हो गए। जो 1000 से नीचे के स्ट्रेंथ थे, इवन कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां स्कूल के मैनेजमेंट्स ने क्या कर दिया, टीचर्स को निकाल दिया और 2-2, 3-3 स्कूल एक ही जगह एक ही टीचर को हायर करके सारे बच्चों को, 3-3 स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे नहीं पता, मुझे उस पर भी सवाल नहीं करना है। बट उन लोगों का क्या जिन लोगों के घर बैठ गए वो लोग। टीचिंग एक प्रोफेशन ऐसा माना जाता था, शान का प्रोफेशन होता है, रेस्पेक्ट का होता है। घर बैठ के कौन सी रेस्पेक्ट? क्या ये लर्निंग हो पाएगी? और अगर लर्निंग हो पाएगी, हो नहीं पा रही है अब, तो अगर घर बैठा रहेगा टीचर तो क्या अर्निंग हो पाएगी? कौन देगा? गवर्नमेंट टीचर होता सब तो बन नहीं सकते। आज भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा, टीचर भी ज्यादा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के टीचर्स को तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सबको भगवान ऐसी नौकरियां दे कि हाँ फंड आता है फॉरेन से तो सैलरी मिलती रहेगी। व्हाट अबाउट दीज टीचर्स? कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाने आया होगा मैं, या किसी ने उठाया होगा तो उठाया होगा कि 5, 10, 20, 15, 30 की नौकरी पे सब ऐसे ही सिमट के रह जाएंगे। क्यों? टीचर लर्निंग प्रोफेशन, लर्निंग या किस अर्निंग किस हिसाब से हुआ करती थी? हाँ, टीचर बहुत सीना चौड़ा करके जाया करता था कि हाँ 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट दिया, 12th में अच्छा रिजल्ट दिया, इंक्रीमेंट या कुछ भी।
आज अगर 5, 10, 15, 20, 30, 35 पे है तो उसकी मूवी नहीं है कि वो बोल दे कि हाँ महंगाई है, कुछ है। किस बेसिस पे बोलेगा बेचारा? कोई बेस है ही नहीं। इट मीन्स वो तो जिंदा लाश होके रह जाएगा। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट प्राइवेट टीचर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्या होगा उनके लिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, हार्ड अर्निंग मनी ऑफ पेरेंट्स। अगर मैं थोड़ा आइडिया लगा के देखूं तो 12th क्लास में हर साल जो एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं वो अप्रोक्स 12 lakhs होते हैं। 12 lakhs में जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो 1500 से 2400 तक लाया करती है। अब अगर मैं लोअर बेस भी लेके चलूं तो 12 lakhs का अगर मैं 1500 से मल्टीप्लाई करूं तो 180 करोड़ आता है। ऐसे ही 10th में जो बच्चे जिनका तो रिजल्ट बन भी गया, 19 lakhs एपीपी अप्रोक्स बच्चे एनरोल्ड होते हैं हर साल, और 1500 से 1800 वहां फीस जो एग्जामिनेशन की होती है वो लाया करती है। तो इससे टोटल रेवेन्यू होता है 285। और अगर देखा जाए तो 2020-21 के सेशन में टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 465 करोड़। अब अगर ऐसे ही ये रेवेन्यू देखा जाए स्टेट्स एंड यूटीज के हिसाब से, जो स्टेट बोर्ड है, यूनियन टेरिटरी के बोर्ड हैं, तो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी होते हैं, अप्रोक्स 30 lakhs भी लगाया जाए। स्टेट बोर्ड की क्या होती है, फीस कम भी होती है, 500 के हिसाब से भी देखा जाए तो इट विल बी अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क्स फॉर रेवेन्यू। क्या इस रेवेन्यू का जो बच्चे मार्कशीट लेंगे या उनकी मार्कशीट गोल्डन प्लेट एकदम प्लेटलेट की होगी या लेयर आएगी गोल्डन की प्लेट की उस पे? इस रुपये का होगा क्या? क्योंकि ये रुपये एग्जामिनेशन नहीं होगा तो इस रुपये की वैल्यू जो पेरेंट्स ने बहुत, आपने बच्चे को तो घर बैठा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दे दिया, बट जो पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए बाहर गया, अपनी जान जोखिम में लगाई, ये इतना हार्ड अर्निंग मनी जो कमाया, इवन जो सैंपल पेपर्स हम लोग कराते हैं उसका रुपया जो उन्होंने वो रुपया लगाया, कि सही बात है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, बट ये सारा जो रुपया है ये कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? क्या उन्हें 1500 2000 की एफडी मिलेगी? क्या चीज उस रुपये का होगा क्या? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं किसी को भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं कह रहा हूं दिस इज एन स्कैम, बट इस रुपये का हिसाब मांगना क्यों क्या है, जरूरी है। कल के दिन को मैं भी पेरेंट्स हुआ या मेरे मन में भी मेरा भी बच्चा पढ़ेगा तो इन रुपीस का हो क्या रहा है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मुझे जनरेट या समझ में आता है वो ये है कि जो भी 42 ईयर से नीचे का यूथ है जो फॉर्म भरने में लेट हो रहा है, एग्जाम नहीं दे पा रहा है, या उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। मेरा सवाल ये है, टीचर्स प्रोफेशन का, स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स की हार्ड अर्निंग मनी का क्या हो रहा है आज के समय में। एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहब का भी सुना था, कभी आया था, अब भूल गया कौन से उसमें था, कि जो बीएड की डिग्रियां होती हैं वो मैक्सिमम फर्जी होती हैं। मैंने ये भी सेंटेंस सुना था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया, बट क्या आपको पता है कि जो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं विल से ओनली एंड ओनली, अगर मैं देखूं पिछले 6-7 साल के करियर में तो मुश्किल से 20 से 30% लोग अपने विल से आते हैं, बट मैक्सिमम लोग बाय चांस आ जाते हैं। 70 to 60% लोग अपने, क्योंकि अगर मैं खुद अपने हिसाब से देखूं तो मुझे भी फौज में जाने का सपना था, मैंने भी एनडीए सीडीएस क्रैक करा, एसएसबी दिया, नेशनल लेवल भी खेला, एमसीसी का सी सर्टिफिकेट भी करा, सब कुछ करा, बट हार्ड लक, नो प्रॉब्लम, यू टर्न लेके टीचिंग प्रोफेशन में आना पड़ा। और अगर टीचिंग प्रोफेशन में आके एजुकेशन मिनिस्टर ये चीज बोल दे और आज के सिनेरियो को देख के इतनी कैजुअल अप्रोच रखी जाए तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट वर्डिक्ट दैट यू हैव टेकन ऑन दैट एडिटोरियल पेज की शिक्षक या जो बीएड की डिग्री है वो मैक्सिमम फर्जी होती। ठीक है, फर्जी कॉलेज को बंद कर दीजिए, क्यों दिलवा रहे हैं फर्जी? बहुत अच्छे से किसी ने कहा अपॉर्चुनिटी मेक्स ऑनेस्ट मैन डिसऑनेस्ट। तो मेरी आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है एक 137 करोड़ जनसंख्या से कि इस जो मैंने आपको बोला है उसमें से अगर एक भी पॉइंट अगर वैल्यूएबल हो, 1% भी मेरी बात अगर वैल्यूएबल हो फॉर द सेक
of the future of students, for the sakes of the private teachers and for the sakes of your hard earning money. मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि इन पेरेंट्स में से 50% पेरेंट्स सिल्वर स्पून फिटेड होंगे या बहुत अच्छे रिच होंगे, बट बाकी का क्या, जो बहुत हार्ड अर्निंग उससे मनी कमाते हैं, इस सिनेरियो में जाके अपना काम कर रहे हैं या रुपया अर्न करना चाहते हैं जिससे उनके घर और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पाली जा सके। दूसरी बात, सारी चीज हो सकती है, ये भी चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है। एग्जाम नहीं हो सकता, स्कूल नहीं खोल सकते, ठीक है, सब एक्सेप्टेबल, बट इलेक्शन की ड्यूटी में मेरे खुद क्लोज वन, इवन मेरे फादर एंड रिलेटिव्स, इलेक्शन की ड्यूटी से कोरोना हुआ था उन लोगों को भी। बट इलेक्शन हो सकता है इस देश में, पॉलिटिक्स हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, तो पॉलिटिकल रीजन या पॉलिटिकल आंसर्स भी बहुत अच्छे से देने होंगे। तो मेरी हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, कृपया इस बात पे भी आपको थोड़ा गौर करें। जय हिंद, जय भारत।